हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई कहानी के साथ। तो चलो आज की नई कहानी हम शुरू करते हैं। प्यार से विवाह तक का सफ़र इतना लंबा होगा उन्होंने सोचा न था। दो युवा दिलों ने दाम्पत्य जीवन के सपने संजोने शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतजार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही थी। मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है दिव्या, तू इस तरह मुंह लटकाकर क्यों बैठी है? कई दिनों से सुरेश का भी फोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया क्या? नहीं माँ, रोज रोज क्या बात करें, इतने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि सुरेश के दादाजी की मौत न हुई होती तो आज तेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। वह काफी बूढ़े थे। 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े दकियानूशी विचारों के हैं। कहते हैं कि साय नहीं है। अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बट चुके थे, फंक्शन हॉल को और कैंटरर्स को और सजावट करने वालों को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने बाद शादी सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया है। इसी बात से तो सुरेश बहुत डिस्टर्ब है माँ, पर कुछ कह नहीं पाता। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा भी था कि साय नहीं है, तो क्या हुआ? अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं, पर हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वह तो भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो सायों में भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है। हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा करके मन में कोई भी वहम पैदा नहीं करना चाहते। दिव्या सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा कर ही क्या सकती हैं, और मैं भी क्या करूं? मम्मी का कैसे बताऊं कि सुरेश का क्या चाहता है? नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद ही हुई थी। इंटर के बाद सुरेश इंजीनियरिंग करने चला गया और मैंने बीएससी में दाखिला ले लिया था। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे। कंप्यूटर पर चैट हो जाया करती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी थी। मैंने कहा भी कि मम्मी एमएससी के बाद शादी करना, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही सुरेश की छवि मेरी आंखों में तैर गई थी। यूँ हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी देखे थे, पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर सुरेश का ख्याल आना, क्या इसे प्यार समझूं? क्या सुरेश भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके मन की दिल की बात? मुलाकात में सुरेश से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष एमएससी करने में ही लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला था, सीधे सीधे बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2-3 वर्ष लगेंगे। प्रसन्नता की एक लहर तन मन को छू गई थी। सच कहूँ सुरेश, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी के बाद उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं, तो फिर हम इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। सोचना ही नहीं दिव्या, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है। मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी अच्छी कंपनी से प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी कंपनियां आती हैं और जॉब ऑफर करती हैं। अच्छा ऑफर मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा।
जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका था और हमारा यह प्यार अब अजनबी जीवन साथी बनने के लिए सपने भी देखने लगा था। अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना ज़रूरी हो गया था। मैंने मम्मी को सुरेश के बारे में बताया तो वह बोली, वह अपनी जाति का नहीं है, यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या सुरेश के माता पिता तैयार हैं? अभी तो इस बारे में उसके घर वालों को कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक सुरेश को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या ज़रूरी है कि वह मान ही जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। यह फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी है। उसने बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी? करना क्या है मम्मी? शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरा MSc फाइनल हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही सुरेश को एक बड़ी कंपनी से अच्छा स्टार्ट मिल गया था और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी उसे कंपनी US भेज सकती है। सुरेश के घर में शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को, किंतु सुरेश को मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से सुरेश के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती है। ऐसा एक बार सुरेश ने ही बताया था। सुरेश ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूंगा तो दिव्या से, वरना किसी से नहीं। आखिर सुरेश के बहन बहनोई ने अपने तरह से मम्मी को समझाया। मम्मी, आजकल की आपकी यह जिद सुरेश को आपसे दूर कर देगी। आजकल बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता कि वह कब क्या कर बैठे। आज के ही अखबार में समाचार में है कि माता पिता की स्वीकृति न मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वह दोनों बालिग हैं। सुरेश अच्छा कमा रहा है। वह चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। सुरेश के पिता ने कहा था, बेटा, मुझे तो सुरेश की इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर भी है, अच्छे परिवार की भी है और सबसे बड़ी बात वह सुरेश को पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ, पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए? जब सब तैयार हैं तो मैं ही उसकी दुश्मन हूँ क्या? मैं ही बुरी क्यों बनूँ? मैं भी तैयार हूँ। मम्मी का इरादा फिर बदले इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। तय हुआ था कि मेरी MSc पूरे होते ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 1 साल हो चुका था। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। सुरेश के बाबा की मौत न हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मनाकर गोवा शिमला से लौट चुके होते और 5 महीने बाद मैं भी सुरेश के साथ अमेरिका चली जाती। पर अब 8-9 महीने तक साय नहीं है, अतः शादी अब तभी होगी, ऐसा सुरेश की मम्मी ने कहा है। पर सुरेश शादी के टलने से खुश नहीं है। इसके लिए अपने घर में उसे खुद भी बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर से कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का पूरा प्रयास करती, पर मैं क्या करूं? माना कि उसके भी कुछ जज्बात हैं। 4-5 वर्षों से हम दोस्त की तरह मिल रहे हैं, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहे, किंतु सुरेश को कभी इस तरह कमज़ोर होते नहीं देखा। यद्यपि उसका बस चला तो मंगनी के दूसरे दिन ही वह शादी कर लेता, पर मेरा फाइनल साल था, इसलिए वह मन महसूस कर रह गया। प्रतीक्षा की लंबी घड़ियां हम कभी मिलकर कभी फ़ोन पर बात करके काटते रहे। हम दोनों बेताबी से
शादी के दिन का इंतजार करते रहे। दूरी सहन नहीं होती थी, साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा तलपती होती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सपनों के रंगीन समुद्र में गोते लगाते दिन मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे, पर विवाह के 7 दिन पहले ही बाबूजी की मौत हो जाने से सपनों के महल को धराशायी कर गई। बाबूजी की मौत का समाचार मुझे सुरेश ने ही दिया था और कहा था बाबूजी को भी अभी ही जाना था। हमारे बीच फिर अंतरहीन मरुस्थल का विस्तार हो गया था। लगता है अब अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा। तुमसे मिलन तो मृग तृष्णा बन गया है। 13वीं के बाद हम दोनों गार्डन में मिले थे। वह बहुत भावुक हो रहा था। दिव्या, तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाऊं, जहां हमारे बीच न समाज हो, न परंपराएं, न ये रीति रिवाज हो। 2 प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची बाड़ खड़ी कर रखी है कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए। चलो दिव्या, कहीं भाग चले। मैं तुम्हारा निकट सानिध्य चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल सुरेश का था वही मेरा भी था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दूं, किंतु दूसरा मन संस्कारों की पिन चुभो देता था कि बिना विवाह यह सब ठीक नहीं। वैसे भी एक बार सुरेश की इच्छा पूरी कर दी तो यह चाहे फिर बार बार सिर उठाएगी। नहीं, यह ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं दिव्या? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पत्नी पत्नी तो हम बनने ही वाले हैं। मेरा मन आज जिद पर आया है, मैं भटक सकता हूँ। दिव्या, मुझे संभाल लो। गार्डन के एकांत झुकपुटे में उसने बाहों में भरकर बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे यह छूट दे दी थी ताकि उसका आवेश कुछ शांत हो जाए। सुरेश की गहरी गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकाने उसके पूर्व ही मैं उठ खड़ी हुई। अपने को संभालो सुरेश, यह भी कोई जगह है बहकने की? मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने को और संभालो। इतने दिन से अपने को संभाल ही तो रहा हूँ। जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान तो नहीं है। स्थायी समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत जोर से भूख लगी है, एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में बैरे को ऑर्डर देने के बाद मैंने ही बात शुरू की। सुरेश, तुम्हें अब एक ही काम करना है, किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी करने के लिए तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल है। आखिर वे हमारे शुभ चिंतक हैं। तुमने उनसे एक बार भी कहा कि शादी इतने दिन के लिए न टाल कर अभी कर दे? नहीं, यह तो नहीं कहा। तो अब कह दो। कुछ पुराना छोड़ने और नए को अपनाने में हरेक को कुछ हिचक होती है। अपनी इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वह तैयार हो गए ना? तुम देखना, बिना सायों के शादी करने को भी वह जरूर मान जाएंगे। सुरेश के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो दिव्या, यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गई है, उसे भी आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गई क्या? इस बीच फ़ोन करने की इजाज़त तो है या वह भी नहीं? चलो, फ़ोन करने की इजाज़त दे देते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए तो सुरेश के जीजा जी ने कहा, सुरेश, अब तुम दोनों की शादी पर कानूनी की मोहर लग गई है। दिव्या अब तुम्हारी हुई। ए जमाई बाबू, ये इंडिया है, यह तो वीज़ा के लिए यह सब करना पड़ा है, वरना इसे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो दिव्या विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी। मेरी मम्मी ने कहा। वह तो मजाक की बात थी मम्मी, अब आप लोग घर चले, मैं तो इस दोनों से पार्टी लेकर ही आऊँगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद सुरेश ने अपने जीजा जी से पूछा, जीजा जी, मम्मी
तक हमारी फरियाद अभी तक पहुंची या नहीं? साले साहब क्यों चिंता करते हो? हम दोनों ने तुम्हारे साथ अमेरिका, आप दोनों साथ ही जाओगे। मैंने अभी बात नहीं की है। मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ले ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमान संभालूंगा। हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ तू कोशिश कर ले, ना माने तो मेरा नाम लेकर कह देना। आप अब शादी करो या ना करो, भैया भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। वाह वाह भैया, आज तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। ओके भैया, अब हम लोग चलेंगे। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूम घाम कर पहले दिव्या को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर आऊँगा। मेरे गले में बाहें डालते हुए सुरेश ने शरारत से देखा। हाँ दिव्या, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने की को तैयार है या नहीं? आंखें नचाते हुए मैं चहकी। अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% की अब भी कमी रह गई है। अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा उस दिन का। मुझे अफसोस है सुरेश, पर अब मैं तुम्हारी हूँ। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।